नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट नेशनल देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार में डूबे हैं और भ्रष्टाचार में डूबी हुई है पार्टी भी, और अब यही पार्टी प्रवचन लोगों को दे रही है। हमारी पार्टी में बगावत नहीं है, हम हिमाचल में सरकार बना रही है। तमाम बातें उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल अराजकता के अपने आप में एक प्रतीक हैं। जो राम मंदिर का विरोध करते थे वो आज लक्ष्मी गणेश जी की बातें कर रहे हैं। तमाम वो सारी बातें जो आज उन्होंने कही, और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला अपनी बातों के जरिए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी नहीं बख्शा। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के बारे में भी उन्होंने आज खरी खरी बातें कही। हिमाचल प्रदेश में बागियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अब कार्रवाई करेगी। हिंदुस्तान टाइम्स में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का इंटरव्यू, और उन्होंने बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नेताओं से अपील पहले की। उन्होंने कहा कि नाम वापस नहीं लेने वाले बागियों पर कार्रवाई भी पार्टी अनुशासनात्मक करेगी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी उन सभी पर कार्रवाई भी करेगी जो कि नाम वापस नहीं ले रहे हैं और बागी हो रही है, जबकि जिस तरह के निर्देश उनके अंतर्गत उन्हें नाम वापस उस समय लेना चाहिए था। आज नाम वापसी का आखिरी दिन था। इसके बाद ऐसे नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तमाम बातें, क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। आज नाम वापसी का दिन, लेकिन नाम वापसी नहीं करते हुए कुछ नाम ऐसे भी सामने आए जो कि बागी रुख अखवा रहे थे, और इसी बात को लेकर के मुख्यमंत्री ने ये कह दिया कि जिन भी बागियों ने अपने नाम को वापस नहीं लिया है और पार्टी से अलग हटकर, पार्टी की लीग से अलग हटकर कार्य करने की कोशिश वो कर रहे हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी करेगी। उत्तराखंड की महिलाओं को आरक्षण देने की तैयारी अब की जा रही है। सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण देने की तैयारी। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण देने की तैयारी 30% के लिहाज से, और आरक्षण देने के बाद अध्यादेश का ड्राफ्ट तैयार भी हो गया है। देखिए ड्राफ्ट तैयार हो गया है और अगले हफ्ते ड्राफ्ट विधायी विभाग को भेज दिया जाएगा। मंजूरी के बाद में महिला क्षैतिज आरक्षण का कानून बन जाएगा, और राज्यपाल की मंजूरी जब मिल जाएगी तो उसके बाद में महिला आरक्षण कानून लागू भी हो जाएगा। हाई कोर्ट की रोक लगाने के बाद अध्यादेश लाने का फैसला किया गया था, क्योंकि इस पर पहले एक पिटीशन हाई कोर्ट में दायर की गई जिसमें रोक के बाद में अध्यादेश लाया जाए, ऐसा फैसला भी हुआ। क्षैतिज आरक्षण बहाल कराने के लिए सहमति भी उस समय बनी। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में अध्यादेश पर भी सहमति बनी थी, और सहमति के बाद भी अब जो आरक्षण के दरवाजे हैं महिलाओं के लिए 30%, वो ज्यादा और ज्यादा प्रबल और नजदीक नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु में जनाधार बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारी की अब बात कर लेते हैं। देखिए अगले कुछ महीनों में राज्य का दौरा करने वाले हैं 26 केंद्रीय मंत्री। ये एक स्थिति है जिसमें बदलाव की तो बातें की ही जा रही है, लेकिन मजबूती भी भाजपा की तरह से बढ़ाए उन इलाकों में, उसको लेकर 26 केंद्रीय मंत्री इन राज्यों का दौरा करेंगे। केंद्र सरकार की जनहित की योजनाओं का प्रचार वो साथ ही साथ करेंगे, और इसी के साथ निशाने पर राज्य की प्रमुख सरकार भी रहेगी। अपनी योजनाओं का प्रसार करेंगे जो दूसरे राज्यों में की जा रही है। 26 केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं के दौरे अपने आप में किसी भी राज्य के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ राज्य की प्रमुख सरकार भी निशाने पर रहेगी, और जो जनता उनकी नीतियों से परेशान भी होगी, व्यथित भी होगी। विगत दिनों जितना भी राजनीतिक हलचल वहां पर या राजनीतिक जो माहौल बना था उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी इस मौके को भुनाने की कोशिश करेगी। महंगाई और रुपए की कीमत जैसे मुद्दों से केंद्रीय मंत्री बचते रहेंगे, क्योंकि महंगाई और रुपए की कीमत पर जब भी सवाल केंद्रीय मंत्रियों से पूछे जाते हैं, सरकार से पूछे जाते हैं, केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो इस पर वो बचते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि रुपए की कीमत से जुड़ी हुई बातें, क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरह से डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत बहुत ज्यादा निचले स्तर पर आ गई है। महंगाई का भी ऐसा मुद्दा, लेकिन इस बार फिर से जब 26 केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंचेंगे तो इन मुद्दों से बचने की कोशिश करते हैं या फिर इस पर जवाब देते हैं, ये देखना होगा। और इससे पहले देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दौरे से शुरुआत हो चुकी है। जब उनसे भी इस मामले पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी ऐसी ही बात कही थी। चेन्नई के बेलापुर के बाजार में सब्जी खरीदते हुए एक फोटोग्राफ भी उनका प्रकाशित हुआ। हालांकि महंगाई के मुद्दे पर जब पूछा गया सवाल तो उस पर कुछ भी नहीं उन्होंने कहा। तो कांग्रेस में हो सकती है शंकर सिंह वाघेला की बैकडोर एंट्री। उनके पुत्र महेंद्र सिंह वाघेला ने कांग्रेस में शामिल होकर
संकेत ये दिए थे और इनके संकेत ज्यादा प्रबल होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि पुत्र महेंद्र सिंह वाघेला शामिल हो चुके हैं। अब बैकडोर से एंट्री किस तरह से पिता की होती है, क्योंकि जल्द ही कांग्रेस में लौट सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला। देखिए 2017 में राज्यसभा चुनाव के समय वाघेला ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था और पार्टी छोड़ने वाले 14 विधायकों में महेंद्र सिंह भी शामिल थे। अरवली जिले के बायर सीट से कांग्रेस के विधायक थे महेंद्र सिंह वाघेला और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। इस बार भी दहगाम, अब्दासा या फिर गांधीनगर से उन्हें टिकट मिल सकता है। ममता की कल्याणकारी योजना लक्ष्मी भंडार को स्कॉच अवार्ड मिला है। इस पर पूरी जानकारी अब आपको दे देते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि राज्य में सदा ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया। पश्चिम बंगाल वो राज्य जिसका वो जिक्र करी थी, जिसके मुख्यमंत्री के तौर पर अपना ये खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में सदैव ही महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को आगे बढ़ाने को लेकर महिलाओं के लिए रास्ता नया खुले, इसको लेकर बढ़ावा दिया गया। जिन महिलाओं के पास अपनी कोई आय का स्रोत नहीं है या जिनके पास में कड़ी मेहनत के बाद में भी दिन के अंत में कमाने के लिए साधन पर्याप्त नहीं है या फिर बहुत कम है, उन्हें इस योजना के माध्यम से 500 रुपए दी जाते हैं। सीएम ममता बनर्जी ने ट्विटर पर भी अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। लिखा, योजना को महिला एवं बाल कल्याण श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है। मुझे गर्व है कि हमने हमेशा महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। ये पुरस्कार न केवल सरकार की मान्यता इस चीज के लिए है, बल्कि पश्चिम बंगाल की 1.8 करोड़ महिलाओं की मान्यता भी इस योजना को उन्होंने माना। चलिए बात कर लेते हैं इसरो की उस चुनौती की जिससे इसरो ने पार किया है। देखिए सबसे बड़ी चुनौती इसरो ने पार की है। सबसे भारी रॉकेट इंजन का परीक्षण इसरो ने किया। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में टेस्ट केंद्र में CE-20 इंजन का उड़ान संबंधी परीक्षण इसरो ने किया और इसरो की ओर से LV-M3 मिशन के लिए इस इंजन का निर्धारण किया गया। इस मिशन के तहत वनवेव इंडिया 1 के 36 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाएगा। इन उपग्रहों को अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किए जाने की भी उम्मीद है। DRDO ने तैयार किया है वज्र हथियार रेलगन। 200 किलोमीटर तक बिजली से दुश्मन मर पाएंगे। तरीके का अपने आप में एक पहला हथियार होगा। भारत का पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन है रेलगन। इसके लिए अमेरिका, रूस और चीन जैसी महाशक्तियों के पास में भी इस तरह का हथियार नहीं है जिसमें बिजली की वजह से जो दुश्मन है उसके प्राण उड़ जाएंगे। DRDO की पुणे प्रयोगशाला में ARDE प्रणाली से इस वज्र को तैयार किया गया है। ये एयरगन जिसमें तोप से 3 गुना ज्यादा मारक क्षमता है, मैग्नेटिक हथियार है और इसमें बारूद का इस्तेमाल भी नहीं होगा। इलेक्ट्रिक करंट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बिजली के गोले बरसाए जाएंगे। देखिए 10 mg कैपेसिटर गन का पहले सफल परीक्षण हो चुका है और ARDE अब 100 mg क्षमता की रेलगन बना रही है। इस रेलगन के बनने के बाद में जितने भी देश हैं, शक्तिशाली देशों की ये बात कही जाती है और भले ही वो अमेरिका हो या फिर चीन, लेकिन उनके पास भी इस तरह की तकनीक, इस तरह का वज्र और रेलगन नहीं है। तो यहाँ पर सफलतापूर्वक जब इसकी जो ट्रायल्स हैं वो पूरे हो जाएंगे तो कहा जा सकता है कि भारत वो पहला देश बन जाएगा जिसमें ARDE की अब 100 mg क्षमता की रेलगन बन रही है। दिल्ली महिला आयोग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र। पीएम मोदी को पत्र लिखकर उन्होंने मांग की। रेप के दोषियों को पैरोल नहीं देने की मांग उन्होंने की है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने मांग की कि रेप के दोषियों को पैरोल नहीं दी जाए, रेप के खिलाफ मजबूत कानून भी बनाया जाए। इस पत्र के अंदर उन्होंने ये भी मांग रखी। बिल्किस बानो और राम रहीम केस का हवाला उन्होंने दिया। देखिए बिल्किस बानो केस के दोषियों को जेल भेजा जाए क्योंकि अभी वो उन्हें रिहा किया गया था। राम रहीम को भी जेल भेजने की मांग उन्होंने इस पत्र में की। दिल्ली महिला आयोग के द्वारा ये पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया जिसमें उन्होंने ये तमाम सारी मांग की। तो ईडी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम। 5 संयुक्त निदेशकों की अतिरिक्त संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति हुई है। अमित दुआ, रोहित द्विवेदी, अभिषेक गोयल, निखिल गोविला और साथ ही साथ रमनजीत कौर का प्रमोशन भी हुआ है। इनके प्रमोशन के बाद में, पदोन्नति के बाद में कहा जा सकता है कि ईडी को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा के लिए ये कदम उठाया गया है जिससे ईडी का जो कार्यप्रणाली इन दिनों नजर आ रही है वो इसी तरह से बदस्तूर जारी रहे और इस प्रमोशन के बाद में अब वो जारी भी किस तरह से रहता है ये देखने वाली बात है। केंद्र सरकार में 27 अधिकारियों का एम्पैनलमेंट
संयुक्त सचिव या समकक्ष पदों पर रखने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। IRS, IFS, IPOS, IAAS, IAS एंड SSC, CSS से संबंधित अधिकारियों के पैनल को मंजूरी दी गई है। P प्रवीण सिद्धार्थ, राजकुमार, लक्ष्मीकांत दास, इसके अलावा शालिनी रैना, RS गोवेकर, पद्म महंती, M गीतांजलि, रॉली S मालगे, आरती चौधरी और S शशि कुमार का एम्पैनलमेंट हुआ है। E रॉबर्ट सिंह, G पार्थ सारथी, राहुल कश्यप, H काम सुवाथंग, अनंत किशोर सरन, इसके अलावा गुलाम मुस्तफा, गोपाल साधवानी, अनिल सुब्रमण्यम, सुमिता सिंह, श्यामा प्रसाद रॉय, S रुक्मणी, पंकज हरिभाऊ बूटके, मनीषा सक्सेना, शोभित जैन, तला वेंकट रवि, हरीश कुमार वशिष्ठ और कपिल चौधरी का भी एम्पैनलमेंट इसमें हुआ है। 8 IAS अफसरों का एम्पैनलमेंट हुआ है। केंद्र में संयुक्त सचिव स्तर के पदों पर कार्य करने के लिए इन्हें इस पैनल में रखा गया है। नाम आपको बता देते हैं, टिंकू बिस्वाल हैं, चौहान सरिता चंद, पुनीत यादव, निधि पांडे, निशांत वारवाड़े, P मोहन गांधी, M जानकी और प्रदीप कुमार झा का एम्पैनलमेंट हुआ है। डॉक्टर राजेश रंजन के राजदूत के रूप में नियुक्ति हो गई है। कोट डी आइवर गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त उन्हें किया गया है और अभी बोत्सवाना गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त हैं डॉक्टर रंजन। 2001 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं डॉक्टर राजेश रंजन और डॉक्टर रंजन के जल्द ही अपने कार्यभार को संभालने की उम्मीदें भी हैं। इस नई जिम्मेदारी को जल्द ही वो संभाल लेंगे, ये जानकारी भी सामने आई। ब्रिटिश क्वीन कैमिला के प्लेन से पक्षी टकराया। बेंगलुरु से लंदन जा रही थी, लैंडिंग के दौरान हादसा हुआ। ब्रिटिश एयरवेज बोइंग 777-200 ER विमान GYMMJ में सवार थी कंसॉर्ट कैमिला और पक्षी के टकराने से विमान के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन पायलट की सूझबूझ उस दौरान रही, जिस वजह से बड़ा हादसा होने से चला। प्लेन को लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर उसके बाद सुरक्षित लैंड करवाया गया और कैमिला के साथ भी सभी यात्रियों को सुरक्षित इस प्लेन से बाहर निकाला गया। अब दिल्ली एम्स इमरजेंसी में 24 घंटे होगी टेस्ट की सुविधा और भर्ती मरीजों के लिए 24 घंटे ये टेस्ट की सुविधा रहेगी। छुट्टी वाले दिन भी टेस्ट की सुविधा दिल्ली एम्स में रहेगी। एम्स ने 24 घंटे टेस्ट की उपलब्धता की सूची जारी की है, यानी कि जो मरीज वहां पहुंचेंगे भले ही उस दिन छुट्टी का दिन रहे, लेकिन वहां पर टेस्ट की सुविधा 24 घंटे रहेगी, यानी कि निरंतर जो टेस्ट है वहां पर दिल्ली एम्स में हो पाएंगे। तो सहूलियत कहीं ना कहीं उन मरीजों के लिए भी जो अपनी परेशानियों को लेकर पहुंच रहे हैं और उन मरीजों के लिए भी जो वहां पर एडमिट है या फिर वो परिजन जो कि छुट्टी वाले दिन से हटकर किसी अलग दिन पर टेस्ट कराने का इंतजार करते हैं, तो इंतजार अब वो खत्म होगा। दिल्ली एम्स में 24 घंटे हर दिन टेस्ट की सुविधा अब जारी रहेगी। चलिए बात करते हैं आग के तांडव की। देश भर में पिछले साल आगजनी की 8,491 घटनाएं हुई। 2021 की खाली अगर बात करें तो आगजनी की अलग अलग घटनाओं में 8,348 लोग जिंदा जल गए, जिसमें 50% से ज्यादा घटनाएं रेजिडेंशियल इमारतें में जो उनमें हुई या फिर कॉलोनियों में ये घटनाएं हुई। लेकिन राहत की बात ये रही कि 2020 के मुकाबले इसमें 9% की गिरावट आई, यानी कि 2021 में काफी लोग जलकर मारे गए, लेकिन 2020 के मुकाबले 9% की गिरावट इन कुल मृतकों की संख्या में और इस तरह के हादसों में रही। साल 2020 में आगजनी की 9,329 घटनाएं हुई थी और पिछले 5 साल में आगजनी से 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। NCRB के अनुसार 2017 से 2021 तक आगजनी की 55,353 घटनाएं हुई, जिसमें से 54,280 लोगों की मौत हो गई और सबसे ज्यादा 4,348 घटनाएं रिहायशी इलाकों में और इमारतों में हुई। कमर्शियल इमारतों में 274 और गाड़ियों में 241 आगजनी की घटनाएं सामने। अक्टूबर माह के गुजरने के साथ ही मौसम बदलेगा। महज 8 दिनों में 17 डिग्री पर पारा पहुंचने वाला है और 10 राज्यों में मौसम के बदलने के साथ ठिठुरन बढ़ जाएगी। एक साथ 2 सिस्टम बन रहे हैं और इसी सिस्टम की वजह से, 2 इकोसिस्टम की वजह से मौसम बदलता हुआ आप महसूस भी कर पा रहे होंगे।
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना में तापमान गिरेगा। 6 से 7 नवंबर के बीच तेजी से तापमान एक बार फिर से गिर जाएगा। दिन और रात के तापमान में 11 से 17 डिग्री का अंतर आने के आसार है। ये आसार यही बताते हैं कि इस बार लगभग 4 महीने के लिए कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, जिसकी शुरुआत 6 से 7 नवंबर से हो जाएगी, जब ठिठुरन इस हवा में महसूस होने लगेगी। चीनी निर्यात को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, जिस पर अब बात कर लेते हैं। चीनी निर्यात पर लगी पाबंदी 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। देखिए, घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता इससे सुगम हो पाएगी। निर्यात पर पाबंदी अगले साल 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है, तो ऑलमोस्ट 1 साल का ये अंतर, जिसे और ज्यादा बढ़ाया गया है। इस साल 31 अक्टूबर को खत्म होने वाली थी बंदिशें, लेकिन इसे अब 1 साल के लिए और ज्यादा बढ़ाया गया है। DGFT ने पाबंदी को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। अगले 31 अक्टूबर तक की भी पाबंदी जारी है। चलिए रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया।